नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज तो थोड़ा कमाल ही हो गया। आज ये कोरिया का वीडियो है इंडिया के बारे में। वीडियो में क्या है, मैं एग्जैक्टली सिर्फ 5 मिनट ही देखा फर्स्ट 5 मिनट जो है वीडियो का। तो अभी तक फर्स्ट 5 मिनट जो था मुझे थोड़ा बहुत न्यूट्रल लगा, लेकिन वीडियो में इंडिया के बारे में पॉजिटिव चीज़ें कहा गया है कि नेगेटिव चीज़ें कहा गया है वो मुझे अब पता चलेगा जब मैं वीडियो को पूरा देखूंगा आपके साथ। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो है वो एक भी मुझे ढूंढने से भी कोई मतलब नेगेटिव कमेंट मिला ही नहीं। यहाँ पे सारे कमेंट्स जो थे वो इंडिया को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था और ढूंढने से भी मुझे नेगेटिव कमेंट मिला ही नहीं। और ये दर्शाता है कि एक्चुअली जो क्रिएटर होता है वो क्या पर्सपेक्टिव ड्रॉ करता है। अगर वो नेगेटिव यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे सारे नेगेटिव लोग ही फ्लॉक करते हैं और वहाँ पे सारे नेगेटिव कमेंट्स जो नेगेटिव भावना रखते हैं इंडिया के बारे में, वैसे ही लोग जो है एकत्रित होते हैं वो सब लिखने के लिए और इंडिया के बारे में अपने हेट उगलने के लिए। बेसिकली देयर जेलस। इंडिया मैं इस चीज़ में कहूँगा बहुत आगे है, क्योंकि बहुत रेयरली, अगर मैं चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दूँ, और इनफैक्ट चाइना भी उतना कुछ खास नहीं, तो ज़्यादातर जो देश है उनके बारे में इंडिया पॉजिटिव ही कहता है। बहुत रेयरली ऐसा होगा जो कोई यूट्यूब चैनल ऐसा होगा कि जो डेडिकेटेडली किसी देश के अगेंस्ट बुरा बोले या फिर कॉन्स्टेंटली जो है सारे वीडियोस उस देश के बारे में बना रहा है वो सारे नेगेटिव हो। ऐसा कोई यूट्यूबर को तो मैं इंडिया में नहीं जानता। बट एनीवे, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई क्रिएटर जो है वो पॉजिटिव है तो उनके सब्सक्राइबर्स भी जो है वो भी अच्छे ही होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नवंबर एंड तक हमारा एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग जो है रिलीज होने वाला है और उसका शूटिंग जो है अक्टूबर एंड से शुरू होगा। और ये आईवेव प्रोजेक्ट है, इंडिया का अपना पॉप म्यूजिक प्रोजेक्ट। तो इस पे अगर आपको मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। इंडियन यंग पीपल बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और वे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और मोर एंड मोर बिजनेस करना चाहते हैं। भविष्य में इंडियन यंग पीपल का बिजनेस कुछ सर्टेन फील्ड्स में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कार्य करेंगे। मुझे पता है कि भारत का बेस्ट एक्सपोर्ट क्या है। भारत में ग्रोइंग मार्केट्स में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहता है। ग्लोबली हमेशा अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहते हैं। आइए देखें कि इस समय किस बाजार की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इनमें से भारत की ग्रोथ रेट 88% से अधिक है और भविष्य में भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। 지속될 거라고 예상을 하고 있거든요. ऐसी ही एक पुरानी कहावत है, कार सड़क का है और लोग भारत का है। जी हाँ, आज का विषय भारत है। हमने आपको बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। हमने इस विषय पर डिस्कशन के लिए इमर्जिंग एशिया एक्सपर्ट प्रोफेसर गो यंग क्योंग को आमंत्रित किया है। आजकल इंक्लूडिंग एशिया अच्छी ग्रोथ रेट्स वाले देशों में बहुत सारे युवा लोग हैं। हमारे ग्रोथ माइंडसेट यंग पीपल बहुत ही जेंटल हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और मोर एंड मोर बिजनेस करना चाहते हैं। जब आप 1970, 80 और 90 के दशक में युवा थे तब आप क्या करना चाहता था? अगर आप उस समय को याद करें तो आप उस माहौल की कल्पना कर सकते हैं। मुझे इस पर बहुत संदेह था। हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो कोरिया के पास अतीत में कुछ खास नहीं था। आपने कहा कि ऐसे देश में जहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ और नहीं है, हमारे पास सिर्फ लोग हैं, हम सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में युवा लोगों या भारत में जो लोग बहुत अपर क्लास के नहीं हैं, उन्हें बेहतर बनने में मदद के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि नौकरी करने और ऐसा करके सफल होने की मानसिकता लगभग एक जैसी है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि मैंने सोचा कि क्या भारत में जाति प्रथा अभी भी मौजूद है। ऑफिशियली कास्ट सिस्टम अब भारत में नहीं है, बट नाम और प्लेस ऑफ बर्थ देखकर ही आप प्लेस ऑफ ओरिजिन का पता लगा सकते हैं। यदि आप इस तरह के कुछ तत्वों पर गौर करें तो पाएंगे कि भारतीय वास्तव में एक दूसरे के बीच अंतर करते हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इकोनॉमिक क्लास में डिफरेंसेस इनएविटेबली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को सीमित करता है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो और किसी तरह सफलता हासिल करो। 들어보겠다라는 게 뭐 남아 있는 거죠. फिर हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है कि भारत में ऑफिशियल सोशल स्टेटस सिस्टम गायब हो गई है और नौकरी न मिलने जैसी कोई चीज नहीं है। और एक और बात जो दिमाग में आती है वो है भारत। फिर जो हाल ही में स्पॉटलाइट में रहा है वो है भारत। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? CEO फ्रॉम इंडिया। 하는데 도대체 인도 CEO들은 भारतीय CEO के पास किस तरह के कौशल हैं जिससे वो दुनिया की लीडिंग IT कंपनियों में से एक के CEO के पद तक पहुंच सके?
전 세계에서 지금 인구가 가장 많은 क्या भारत इस समय दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं है? चीन पहले नंबर पर है। भारत चीन से आगे निकलकर पहले स्थान पर आ गए हैं, लेकिन वहाँ एक अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए पहले से ही ट्रेमेंडस कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि भारत स्टूडेंट्स बहुत अधिक प्रयास करते हैं ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में क्विकली अडेप्ट करने तथा यूनाइटेड स्टेट्स जाने पर सक्सेस अचीव करने की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन फिर इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन क्यों किया? ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। दूसरी ओर एक इंडियन सीईओ रिप्रेजेंटेटिव माइक्रोसॉफ्ट के नडेला है, who was evaluated as having the greatest empathy among the 4 candidates. 아, 평가를 받았다고 해요. 또 다른 분들은 다른 कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए वे बहुत उत्सुक और अच्छी तरह से वेल अडेप्टेड थे और उन एस्पेक्ट्स ने एक सिग्निफिकेंट रोल निभाई। 도 상당히 작용을 했고 특히 खासकर इन दिनों में जब डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, वे ऐसी चीजों को अपनाने में सक्षम हैं। कुछ बेहतरीन भारतीय अपने हुनर के साथ अच्छा कर रहे हैं। 이런 평가를 내릴 수 있을 것 저는 같습니다. 어떤 생각을 했었냐면, 인도 मैं जानता हूं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा देश है जहां 2 पक्ष एक साथ रहते हैं। बाजार कितना बड़ा हो सकता है? जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे कुछ संदेह हुआ। भारत में क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है। मुझे दिलचस्पी थी। 크리켓. 크리켓이 야구의 기원이었기 때문에 इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के बल्ले से तेजी से खेला जाने वाला खेल कितना बड़ा होगा, और ये दुनिया में 4थे स्थान पर था। 관심이었어요. 이 전체 프로 스포츠에서 이 가치를 이 돈의 가치를 막 계산을 해보면 네. यदि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में मनी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्रिकेट एक अच्छा खेल है, एक बुरा खेल है या एक पॉपुलर खेल है। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के सफल होने और एक ग्लोबल कंपनी बनने में बस कुछ ही समय बाकी है। 2023 सीजन से शुरू होने वाले आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत 8 ट्रिलियन वॉन है। तो हाल ही में मैंने देखा कि डिज्नी एंड पैरामाउंट जैसी ग्लोबल मीडिया कंपनीज ने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए जमकर कम्पीट की। फिर इसे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें। अगर ऐसा है तो हम आमतौर पर निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं, एक ETF जो भारत के 50 रिप्रेजेंटेटिव इंडिसेस से जुड़ा हुआ है और पहले से ही लिस्टेड और कारोबार किया जा रहा है। 시가총액 방식으로 구성이 되다 보니까 좀 엉덩이가 무거워요. 그래서 왜 그럴까 해서 니프티 50의 구성 종목을 찾아봤더니 역시 은행이더라고요. अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में शेयर बाजार को देखें तो वहाँ बहुत सारे बैंक हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ऊंचा है। फिर अगर आप स्थिरता की तलाश करते हैं तो वे डेहान बन सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी को इसी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो क्या बैंक पहले चले गए थे? 아무래도 मुझे लगता है कि डिवाइस इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। भारतीयों के लिए टाटा एक ग्रेट कंपनी है। राजनीति में गांधी हैं और इकोनॉमिक्स में टाटा। हाँ, मैं इसे इस तरह से व्यक्त करता हूँ। खास तौर पर जब आप टाटा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में कार आती है, लेकिन टाटा की सहयोगी कंपनियों में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। 타 컨설턴시 서비스입니다. 타타 CS. 예, 네. 소위 말하는 IT 섹터. तथा कथित IT सेक्टर बहुत बड़ा है। तो वास्तव में अब इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने का समय है। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि मैंने नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुरूप विभिन्न इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ना जारी रखा और मुझे वास्तव में सहायक उपकरण पसंद है। मैनेजमेंट भी एक फिल्म है, हर कोई ऐसा करता है ना? कम से कम हर कोई ऐसा करता है। ऐसे समय में आप उन्हें ढेर सारी एक्सेसरीज पॉलिश करते और पहनते हुए देखते हैं। भले ही लोगों को ऐसी चीजें पसंद हो, लेकिन उन्हें कहीं से खरीदना ही पड़ता है। उनके पास भी ऐसी ही एक कंपनी है। टाटा ग्रुप अब सिर्फ एक चीज है। 오, 타타 그룹은 이제는 이제 단순히 하나의 제품을 प्रोडक्ट बनाने के बजाय उनके पास बड़ी संख्या में सहयोगी हैं और वे अपनी खुद की वैल्यू चेन बनाने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। वे अपने ओन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को जोड़कर तालमेल बना रहे हैं और एक तरह से वे भी कुछ हद तक टाटा के व्यवसाय का हिस्सा हैं। 일정 정도 어떤 मुझे लगता है कि वे ये कहकर अपनी स्ट्रेटजी दिखा रहे हैं कि वे एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। मेरे विचार से भारत भविष्य में कुछ क्षेत्रों में चीन की पूरी तरह से जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक नेटवर्किंग हब के रूप में काम करेगा। भारत वास्तव में एक पॉलिसी मेकर है। चूंकि हमारा ऐसा स्ट्रेटेजिक गोल है,
इसलिए हम इंडिया प्लस एबिलिटी और ऐसी ही अन्य बातों की बात कर रहे हैं। 이런 이야기들을 하고 있습니다. वेल टाटा ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है। 그렇게 됐을 때 굉장한 반사이익 같은 걸 많이 누릴 수 있겠네요. 그럼요. 인도 자체가 성장한 भारत में कुछ एरिया हैं जो बढ़ रहे हैं और यदि चीन, विशेष रूप से भारत, ऐसे उत्पाद बनाता है जो चीन की तुलना में अधिक कम्पेटिटिव हैं, जो कि चीन छोड़ चुका है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि वो एरिया धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। आप ये देख सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप ने भारतीय लोगों का विश्वास कैसे हासिल किया? इसलिए फाउंडर जमशेद जी टाटा से शुरू करते हुए टाटा केवल लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है। इसलिए आज के संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी, इस तरह की चीजों के बारे में सोचना, ऐसा करते समय कंपनियों को वो भूमिका निभाने की जरूरत है। कॉलोनियल पीरियड में बेहद खराब आर्थिक समय और कई लोगों को आजीविका चलाने में कठिनाई होने को देखते हुए हम पूरी तरह से अपनी भूमिका के बारे में जानते हैं और यही हमारा मैनेजमेंट फिलॉसफी है। इसलिए मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, ये सही है। मैंने एक फाउंडेशन की स्थापना की और निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे डोनेशंस किए। सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना होगा और हमें एक ऐसी कंपनी बनना होगा जो कम्युनिटी में योगदान दे। इसलिए मैं टाटा को सबसे अधिक सम्मान देने वाली कंपनी के रूप में चुनता हूँ। इस पॉइंट को जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार चीन और भारत के बीच टकराव होता है और कई बार दूसरे देशों के साथ टकराव होता है, तो हम भी ऐसी ही चीजें करते हैं। क्या ऐसी कोई चीज नहीं है? ये लोग गंभीर लोग हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इसकी तुलना में टाटा भारत में एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और इसने एक रिस्पेक्टेड कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को बहुत मजबूती से बनाए रखा है। इसलिए ये रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जिसे कीमत में बदलना मुश्किल है। 그야말로 진정한 밸류 중에 하나입니다. 요즘 같은 अब आज की दुनिया में भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? अधिकांश लोगों की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अभी अभी आई है, इसलिए वे यूनाइटेड स्टेट्स पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, वैसे हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा एआई की ओर जा रहे हैं। तो हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग है जो इसका समर्थन करता है। वास्तव में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनवीडिया स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोरिया में भी पावर रिलेटेड पार्ट्स कंपनीज और इसी तरह के अन्य शेयरों में बहुत वृद्धि हो रही है। इन द एंड देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज इन अ ग्रोइंग मार्केट। 있는 거예요. 그런데 전 세계적으로 लेकिन दुनिया को देखते हुए इस समय किस बाजार की ग्रोथ रेट सबसे हाई है? इमर्जिंग एशिया में ग्रोथ रेट बहुत हाई है। उनमें से भारत की ग्रोथ रेट 8% से अधिक होने की उम्मीद है और भविष्य में भी जारी रहेगी। आखिरकार ऐसे बाजारों में अवसर हैं जहां देश बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को टारगेट करके इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, लेकिन बढ़ते देशों में उस बाजार में ग्रोथ के लिए अधिक अपॉर्चुनिटी है। एक बढ़ते देश में शामिल हो जाओ, चलो इस तरह से शामिल हो जाओ और चलो वहां जाओ, चलो शामिल हो जाओ और भारत जाओ। 차에 올라타고 그래요. तो सबसे पहले थेलानफू ने कमेंट किया कि इंडिया एक नया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बना रहा है और दुनिया भर की लोगों की ध्यान खींच रहा है बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप कि कुछ ही दशकों में इंडिया चाइना को सरपास करके दुनिया का नया वर्ल्ड फैक्ट्री बन जाए। दूसरी ओर कोस्पी स्टॉक्स यानी कि साउथ कोरियन स्टॉक्स को खरीदने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही है। मैं बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि दिन ब दिन कोरियन मार्केट का अट्रैक्शन घटता ही जा रहा है। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि आने वाले टाइम पे कौन से वो इंडस्ट्रीज होंगे जो कि कोरियन स्टॉक मार्केट को लीड करेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आई एम सॉरी टू से, हालांकि ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हर एक कमेंट मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक्स रखते हैं इंडिया के बारे में। आपने जो इंडिया के बारे में बोला उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जिस हिसाब से दूसरे और कोरिया से इंसिडेंट्स सुनने को मिल रहा है इनफैक्ट, तो उस हिसाब से तो लगता है कि आने वाले टाइम पे कोरिया होमोजिनिटी और रेसिज्म के इंडस्ट्री पे लीड करेगा। अगर कोई रेसिज्म के इंडस्ट्री में सच में ऐसा कोई इंडस्ट्री हो और उसमें कोई पैसा लगाना चाहे तो सबसे अच्छा रिटर्न शायद कोरिया में ही मिलेगा। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं वैसे। उसके बाद यूजर WP8 ने कमेंट किया कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, थैंक यू फॉर दिस गुड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जिजुलियन 3496 ने कमेंट किया कि
इंडिया की हिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट मेथड्स को डिटेल्स में जानना काफ़ी रोचक था। ये एक ऐसा शो था जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस देश की हिस्ट्री और सोशल बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यूज़र OF6 ने कमेंट किया कि थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट इंडिया। ये लग रहा है कि आजकल सभी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन ETFs, इसीलिए इंडिया के बारे में मैं और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। उसके बाद Ash03017 ने कमेंट किया कि इंडिया के बारे में इतना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, इट इज़ अ मार्केट दैट इज़ वर्थ पेइंग अटेंशन। उस पर नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पर हमें सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इंडिया में इन्वेस्ट करके मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसीलिए हमें और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इंडिया में आज जो गरीबी है और आज जो पॉवर्टी में जी रहे हैं वो फ्यूचर में उनकी स्थिति कैसा होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जुनबाग 2878 ने लिखा है कि मुझे ये वीडियो इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस वीडियो ने इंडिया का जो एक चार्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया। और भी अच्छा होता अगर आप लोग इंडिया की बिजनेस कल्चर और इंडिया की कंपनीज के रिस्क मैनेजमेंट और प्रिकॉशंस के बारे में भी बताते। उसके बाद लीफी रिवर ने कमेंट किया कि आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। उसके बाद यॉनगून 284 ने कमेंट किया कि वाओ, द इंडियन मार्केट इज अमेजिंग, आई एंजॉयड रीडिंग दिस गुड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यूजर XX8OU ने लिखा है कि मैं इंडिया के ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में एक इन डेप्थ डिस्कशन वाला वीडियो चाहती हूँ। उसके बाद KLeave9078 ने लिखा है कि आपके वीडियो के जरिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना काफ़ी ईजी और बेनिफिशियल था। साउथ कोरिया में जो नए ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है और उनके पास छोटे फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अच्छा होगा अगर किसी वीडियो के जरिए उन सबको इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो सिखाया जाए। उसके बाद WCK08300 ने कमेंट किया कि मुझे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है एज कंटिन्यूड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया इन फ्यूचर। और मैं ये जानने के लिए भी बहुत क्यूरियस हूँ कि कौन कौन से वो इंडस्ट्रीज होंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएगा और फ्यूचर में इंडिया की ग्रोथ को लीड करेगा। उसके बाद यूजर NQ5 इन्होंने कमेंट किया कि इट वॉज ग्रेट टू लर्न अबाउट इंडियन मार्केट विच इज अट्रैक्टिंग मोस्ट अटेंशन इन द इमर्जिंग मार्केट्स। पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ों को फील किया जब इंडिया में मैं खुद एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया था और मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद Zoom7 ने कमेंट किया कि आई वॉज एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स about Indian market and is growing rapidly. This growth trend will continue for a while. India is definitely a market of opportunity. I need to look into Indian ETFs more with interest. For a while नहीं, ये जो है हमेशा कंटिन्यू करेगा because India is not achieving a new thing. India is just reclaiming itself. जो GDP इंडिया की पास्ट में थी वही बस दोबारा जो है हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ और 3 मिस्टेक्स जो है हमने किया था वो मिस्टेक्स अगर हम सुधार ले तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं जो हमें रोक पाए। और वो 3 चीज़ मेरे हिसाब से है कि इंटरनल जो डिवाइड है उसको यूनिटी में बदलना पड़ेगा। हर एक रेस एथनिसिटी जो है एक पीसफुल्स को छोड़ के बाकी जितने भी रेस और एथनिसिटी है उनको मिलजुल के रहना पड़ेगा फॉर ए यूनाइटेड इंडिया। ये है नंबर 1 चीज़। दूसरा चीज़ जो है टेक्नोलॉजी। और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अच्छे चीज़ों की टेक्नोलॉजी नहीं, अच्छे चीज़ों की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास पहले भी था, जैसे कि अच्छे ड्रेनेज सिस्टम और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे चीज़ें थे। हम एंशिएंट इंडिया में भी वो देखा जाता है, एंशिएंट इंडियन इन्वेंशन देखने से ही वो मिल जाता है। लेकिन जिस चीज़ में हम पीछे रह गए कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा लोगों को मारा जाए, ये जो ईविल एक शक्ति है, ईविल सोच है, वो वेस्ट ने, यूके ने, खास करके इंग्लैंड, फ्रेंच जिन्होंने भी कॉलोनाइज किया, वो ईविल सोच उनके दिमाग में था, है और हमेशा रहेगा। और उससे निपटने के लिए हमें इन ईविल से कैसे निपटना पड़ेगा, उसके लिए जो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एज इन डिफेंस और एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम्स। और थर्ड जो चीज़ है वो है अपने रूट्स, अपने कल्चर और अपने हिस्ट्री से जो है कनेक्शन। क्योंकि वेस्ट और जो भी देश है, ये सब देश जो है कल्चरल इन्वेस्टन के थ्रू इंडिया के अपने कल्चर, इंडिया के अपने ग्रोथ को हैम्पर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने देश का तो 12 बजा ही चुके हैं और इंडिया को भी अगर ये चीज़ सिर्फ इंडिया मेंटेन कर ले, जो बर्बादी वेस्ट में शुरू हुआ है अपने इस मॉडर्न कल्चर के ज़रिए, वो चीज़ अगर इंडिया में पेनिट्रेट ना हो तो 50% बैटल वहीं पे इंडिया जीत लेगा।
लेकिन ये 3 चीज़ें हालांकि बोलने में आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद सभी सरायनु 2282 ने कमेंट किया कि मुझे एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पता है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सैमसंग की तरह। मैंने अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट स्टोरी है वो अमेरिका से भी ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद OCD 6202 ने कमेंट किया कि मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके एकदम ही अनअवेयर थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाई। और मुझे ये भी पता है कि इंडिया में एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग IT इंडस्ट्री है। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑन कल्चर रिलेटेड टू इंडियाज कास्ट सिस्टम एज वेल एज इंडियन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद ह्यूंजो टीवी ने कमेंट किया कि मैं इंडिया को सिर्फ एक मीम और कॉमेडी के तौर पे देखता था, लेकिन आज इट फील्स समथिंग न्यू। आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट बिकॉज इट इज़ सो अट्रैक्टिव। ये इतना अट्रैक्टिव है और आज से मेरा इंडिया के बारे में जो नज़रिया था इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है। इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो फ्रॉम एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव। उसके बाद साइनो 254 ने कमेंट किया कि मैंने इंडियन इन्वेस्टमेंट सेक्शन को देख के काफ़ी एंजॉय किया। सैमसंग एसेट मैनेजमेंट को इंडिया के मार्केट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन एज अ न्यूबी मुझे लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे रिस्क फ्री और सबसे सेफेस्ट तरीका है कोडेक्स इंडिया टाटा ग्रुप ETF में इन्वेस्ट करना। उसके बाद VV850 ने कमेंट किया कि रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट मेथड्स एंड सस्टेनेबल प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। अब से मैं इंडिया के बारे में हर चीज़ बहुत ध्यान से सुनूंगा और नोटवर्दी इंडियन स्टॉक पे बात से भी ज़्यादा तेज नज़र रखूंगा। उसके बाद यूज़र RG ने कमेंट किया कि मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया है। हम इंडिया के बारे में अलग अलग सवाल आपसे पूछते रहेंगे। उसके बाद TNTM 5056 ने कमेंट किया कि इंडिया की यूथ फोर्स के कंटिन्यूस ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मुझे इंडिया रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में ना कोई जानकारी थी और ना ही कोई इंटरेस्ट था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैंने इंडिया के बारे में बहुत रिसर्च किया और बहुत नए फैक्ट्स जाने। अब मैं इंडिया के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।